Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. Welcome back to chapter number 4. Let's continue the topic properties and applications of compounds containing hydrogen bonding. दो important points हमने डिस्कस कर लिए थे थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज और solubility के लिहाज से। आज हम थर्ड important point डिस्कस करेंगे which is the structure of ice. So let's start the topic. आइस पानी की बनती है, तो पानी के मालिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक से देखते आ रहे हैं, अब मुझे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वाटर मालिक्यूल का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, वो किस तरह दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और दो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, मालिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली एक तो मूव कर रहे हैं और मालिक्यूल्स ने एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बनाए हुए हैं। तो हमें पता है कि वो कनेक्शंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं जो कि ब्रिज का काम करती हैं एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल के दरमियान में। और ये एसोसिएशंस जो वाटर मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बनाते हैं, ये एसोसिएशंस ब्रेक और डिफॉर्म होती रहती हैं क्योंकि मालिक्यूल्स मूव करते हैं। लिक्विड स्टेट में वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक वाटर मालिक्यूल ने 4 दूसरे वाटर मालिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की है और कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर जनरेट होता है। लेकिन जब हम आइस की बात करते हैं तो आइस में इसका स्ट्रक्चर और ज़्यादा रेगुलर हो जाता है और इसमें जो फ्रीज होने के बाद एम्प्टी स्पेसेस हैं वो रेगुलर हो जाती हैं और 9% ज़्यादा हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। आइस का स्ट्रक्चर देखने से हमें समझ आ जाएगा कि ये देखिए मोर रेगुलर स्ट्रक्चर बन गया है और बिल्कुल ऐसा बन गया है जैसे डायमंड में कार्बन सेंटर में होता है। इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल सेंटर में है और इर्द गिर्द यहाँ पर हाइड्रोजन ने उसको घेरा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डायमंड के टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है। वहाँ पर कार्बन के दरमियान सेंटर्ड होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के सेंटर में गिरा हुआ है। वाटर के मुकाबले में आइस की डेंसिटी भी कम होती है, तभी तो जब पानी में हम बर्फ़ डालते हैं तो वो ऊपर तैरने लग जाती है। वो इसीलिए तैरती है कि उसकी डेंसिटी पानी से कम है। अब यहाँ पर हम लो डेंसिटी की वजह से एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि ठंडे इलाकों में जो लेक्स होती हैं, जो पोन्ड्स होते हैं, उनके ऊपर बर्फ़ की लेयर होती है लेकिन उसके नीचे पानी बिल्कुल वैसा ही होता है, वो तो जमा हुआ नहीं होता और उस पानी में समुद्री जानवर जिंदा रहते हैं। तो इसकी वजह हमने देखनी है कि वो ऊपर वाली लेयर तो जम जाती है लेकिन नीचे पानी वैसे का वैसे बह रहा है। पोन्ड्स और लेक्स में जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर कहते हैं जम जाता है। ज़्यादातर जो सराउंडिंग में टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। जब पानी की ऊपर वाली लेयर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की वजह से ठंडी हो जाती है तो उसके ठंडा होने के साथ साथ जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी ठंडा होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो फ्रीज हो जाएगा। अब चूंकि वो फ्रीज हो गया है और बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है और वो ऊपर ही सरफेस पर एक लेयर बना देती है। वो लेयर फर्दर ठंडी हवा को पानी में पेनिट्रेट नहीं करने देती और जो बर्फ़ के नीचे पानी होता है उसका टेम्परेचर बर्फ़ के मुकाबले में ज़्यादा होता है। नीचे वार्मर वाटर है और वार्मर वाटर में हीट लॉस नहीं होगा उस आइस की लेयर की वजह से। तो जब वो वाटर वार्मर है और उसका हीट लॉस भी नहीं होगा उस बर्फ़ की लेयर की वजह से, तो उसके नीचे प्लांट्स और जानवर आसानी से ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ आइस, जिसमें लिक्विड फॉर्म में वाटर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लिक्विड में और आइस में जो वाटर का स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करें, या फिर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि वाई फिश एंड प्लांट्स सर्वाइव अंडर दिस ब्लैंकेट ऑफ आइस फॉर मंथ्स। ये जो हमने अभी डिस्कस किया। या ये भी पूछा जा सकता है कि बर्फ में एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा हो जाती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।